नमस्कार, मैं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम द बिग पिक्चर। डिजिटल क्रांति और जमीनी हकीकत के बीच का फासला कितना बड़ा हो सकता है, कल दिल्ली के जंतर मंतर पर इसकी एक बानगी देखने को मिली। सोशल मीडिया पर रातों रात मिलियंस की फौज खड़ी करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने कल जब अपना पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया तो दावा था कि जंतर मंतर छोटा पड़ जाएगा। लेकिन हकीकत क्या रही? बमुश्किल 2-4 हजार लोग। क्या सोशल मीडिया के लाइक्स और फॉलोअर्स को जमीन पर इंसानों में नहीं बदला जा सकता? कल के प्रदर्शन में अव्यवस्था साफ दिखी, कूटनीतिक अनुभव की भी कमी दिखी, लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि क्या 2 से 4 हजार युवाओं का दिल्ली के दिल में आकर सिस्टम को ललकारना क्या कोई खबर नहीं है? मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम को दिखाने से परहेज किया, इससे पूरी दूरी बनाए रखी। और ये तब है जब देश के युवाओं में एक गहरा अनरेस्ट, एक खामोश आक्रोश जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो क्या मुख्य धारा का मीडिया और देश की बड़ी व्यवस्था अब सहम गई है? क्या ये साल 2011 के अन्ना आंदोलन के बाद का वो खौफ है जिसने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया था? या फिर क्या आज की मीडिया दूध की जली है जो अब छाछ भी फूंक फूंक कर पी रही है, या फिर कोई और वजह है जो इस नए जेनजी आंदोलन को शुरुआत में ही दबा देना चाहती है? यहां पर मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी भी, जो कि देश की मुख्य विपक्षी दल है, उसने भी पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में जाकर पेपर लीक को लेकर अनगिनत प्रदर्शन किए, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया में वो भी नहीं दिखा। राजनीति में जब भी कोई नया खिलाड़ी आता है तो कयासों का बाजार गर्म हो जाता है। आरोप लग रहे हैं कि इस पार्टी के पीछे भाजपा का हाथ है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, ताकि विपक्ष के वोटों को काटा जा सके। वहीं दूसरी तरफ सुगबुगाहट ये भी है कि इंडिया गठबंधन के कुछ दल इन्हें अंदरूनी सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इससे पूरी तरह दूरी बनाए हुए है। आज इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारी, नेता अक्षय आर्या जी और यूथ कांग्रेस के युवा प्रवक्ता, जो कांग्रेस की छात्रिका एनएसयूआई से भी जुड़े हुए हैं, रोहित जी। क्योंकि लड़ाई जेनजी के भविष्य और उनकी राजनीति की है, इसलिए ये दोनों ही आज हमारे गेस्ट हैं। और अब सीधे चलते हैं चर्चा में। मेरा पहला और सीधा सवाल अक्षय आपसे है। आपके जी। साथ सोशल मीडिया पर आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब जंतर मंतर पर हक की लड़ाई लड़ने की बात आई तो सिर्फ 2 से 4 हजार लोग ही पहुंचे। क्या आपकी पार्टी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित है, जमीन पर आपका कोई वजूद नहीं है? और अक्षय, यहाँ एक और बड़ा सवाल जो उठ रहा है, वो कल के प्रदर्शन में भारी अव्यवस्था देखने को मिली। ऐसा लगा कि आपके पास कोई ठोस प्लान और या फिर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि बिना तैयारी के मैदान में उतरकर आपने अपनी साख कहीं ना कहीं कमजोर कर ली है? जी अक्षय। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं कि आप जो संख्या बता रहे हैं 2 से 2.5 हजार वहां युवा पहुंचे थे, इसको आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। वहां लगभग 5 से 7 हजार स्टूडेंट्स या युवा लोग वहां पहुंचे थे, क्योंकि लोगों का आना और जाना लगातार चल रहा था। तो एक समय में वह संख्या कम दिखाई दे सकती है, लेकिन शुरुआत से ही जो लोग आए वो 1 घंटा रुके, 2 घंटा रुके, कुछ 3 घंटा रुके, तो लोगों का आना जाना लगातार बना रहा। तो अगर आप ये संख्या को ओवरऑल काउंट करने की कोशिश करेंगे तो ये संख्या 5 से 7 हजार हो सकता है, उससे ज़्यादा भी पहुंच जाए। दूसरी बात ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो फॉलोअर है वो 22 मिलियन फॉलोअर है, अभी आपको पता ही है। यानी कि 2 ढाई 2.25 करोड़ के आसपास इनका फॉलोअर्स है। उन सभी का आना क्या जंतर मंतर पे जरूरी था? और अगर वो आ जाते, 2 ढाई करोड़ लोग अगर दिल्ली पहुंच जाएं तो दिल्ली की कुल आबादी 2 करोड़ है, तो क्या दिल्ली उनको स्वीकार करने के लिए तैयार थी? तो ये तो एक बहुत ही गैर वाजिब सा एक सवाल उठाया जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर कि इनके 22 मिलियन फॉलोअर्स है तो वो सारे के सारे लोग जो हैं दिल्ली क्यों नहीं आए? क्या कभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पर जितने फॉलोअर्स हैं वो सभी क्या कभी दिल्ली आए हैं? ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक नहीं है।
सिर्फ वही लोग जो जंतर मंतर पर आए वही सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक थे, ऐसा भी नहीं है। यही आंदोलन अगले 5 दिनों बाद, 6 दिनों बाद, चूंकि हमने ये कॉल दी है इस प्रोटेस्ट के बाद में कि ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। धर्मेंद्र प्रधान अगले हफ्ते तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये आंदोलन पूरे देश में होगा। आप अंदाजा लगाइए कि यही लोग, जो लोग दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली नहीं पहुंच पाए, अपनी विधानसभा लेवल पर, अपने जिले लेवल पर कोई अगर आंदोलन होता है तो वहां लोगों की भागीदारी होगी, तो क्या उनको कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थक नहीं माना जाएगा? सबसे बड़ी बात ये। तो 22 मिलियन फॉलोअर्स में से अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ 5 से 7 हजार या 10 हजार ही उनके फॉलोअर है, ऐसा नहीं है। इसका फॉलोअर पूरे देश में है, सभी लोग आना संभव नहीं था। रोहित जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके फॉलोअर्स कम है, मेरी बात समझिए। मैं जो कहना चाह रही हूँ, जिस तरीके से कुछ बड़े पत्रकार जो अब मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है पर यूट्यूब पे वो अपने चैनल पर अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि मैक्सिमम 2 से 4 हजार लोग थे। चलिए, आप अपनी बात रखेंगे, मैं आपकी बात पूरी तरीके से सुन रही हूँ, हमारे दर्शकों के सामने है, आप अपने से अपनी जो भी बात रख रहे हैं। मेरा ये कहना है कि सबने कहा कि 2 से 4 हजार लोग थे। चलिए, मैं इस चीज को अगर डिनाई भी कर देती हूँ, आप कह रहे हैं कि 5-7 हजार, 10 हजार लोग थे। यहाँ पे हम एक दूसरे को सवाल करने नहीं बैठे हैं। अक्षय जी, मेरी बात समझिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट हुआ था लोगों के मन में, जितने छात्र हैं, कोई दो राय नहीं है कि एक अनरेस्ट है, सब लोग परेशान हैं इस सिस्टम से। पेपर लीक हमने इतिहास में, मतलब मैंने तो अब तक के अपने उम्र में इस तरीके का कुछ नहीं देखा कि हर राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं, एक के बाद एक। मेरा कहने का ये है कि वहां जो लोग मौजूद थे, आप बेशक कह रहे हो क्योंकि वहां पर हमारे लोग भी थे, मैक्सिमम मैं कह रही हूँ 3 हजार के आसपास होंगे। मेरा वो भी नहीं है, चलिए 3 हजार लोग भी आए, गर्मी थी, ऐसा नहीं है कि आपके सपोर्टर्स नहीं है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीजें थी जो अनऑर्गेनाइज थी। जिस तरीके से दीपके जी ने बोला, वो जिस तरीके से चैनल्स पर बैठकर बोल रहे थे, कुछ वैसा कुछ उनके मुंह से सुनने को नहीं मिला। आप समझ रहे मैं क्या कहना? ये बात हम स्वीकार करते हैं, हमारे पास राजनीतिक अनुभव नहीं था, हमारे पास व्यवस्थाओं की कमी थी, कुछ व्यवस्थाएं हम खुद नहीं कर पाए और कुछ हमें करने नहीं दी गई। ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का आंदोलन था ही नहीं, कोई प्रोटेस्ट था ही नहीं। ये इस देश के युवाओं का एक अनरेस्ट है और जो बहुत ही अनप्लैंड तरीके से जंतर मंतर पहुंचा है। आप यकीन मानेंगे, आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन शुरू होने से पहले तक ये तय था कि स्टेज कहाँ लगेगी, लोग कहाँ बैठेंगे, किस तरीके से लोगों का आना है जाना है। ये एकदम ऑर्गेनिक और पूरी तरीके से स्वतः स्फूर्त एक आंदोलन था जिसको युवाओं ने ही लीड किया, युवाओं ने ही ऑर्गेनाइज किया, युवा इसमें शामिल हुए। तो इसको आप इस आंदोलन की बेहतरी और इस आंदोलन की अच्छाई समझिए कि ये एक ऑर्गेनिक आंदोलन था, इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें नहीं था। अगर ये किसी राजनीतिक पार्टी ने किया होता, जैसे कि इस पे आरोप लग रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की कुछ पार्टियां इसको समर्थन दे रही हैं, आम आदमी पार्टी इसको समर्थन दे रहा है, या भाजपा की बी टीम आपको कहा जा रहा है ताकि कांग्रेस आप कम अंदाजा लगाइए कि अगर इस तरह का, ये किसी तरह का इनको सपोर्ट मिला होता तो क्या ये इतना अनऑर्गेनाइज्ड होता, क्या ये इस तरह से खत्म हुआ होता? जैसा आपको पता है कि कुछ समय पहले ही इसको आंदोलन को हमने समेट दिया, तो इस तरह से ये खत्म होने वाला नहीं था। ये युवाओं का एक और अनप्रोफेशनल लोगों का आंदोलन था। चाहे दीपके, चाहे कोई और साथी जो इसमें शामिल थे, वो लोग प्रोफेशनल प्रोटेस्ट करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, वो लोग अपना काम करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो सरकार की नाकामियों से परेशान होकर वहां आए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें सब इसका जो आउटकम है वो ये नहीं है कि 2000 लोग आए, 4000 लोग आए, संख्या मायने नहीं रखती। आज के इस दौर में जहां सरकार का इतना खौफ है कि आप सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए, आपको तरह तरह से बदनाम करके जेल में ठूस दिया जाएगा, पर यूएपी दिया जाएगा, आपको आतंकवादी कह दिया जाएगा, आपको नक्सलवादी कह दिया जाएगा, आपको देशद्रोही कह दिया जाएगा, आपके कनेक्शन पाकिस्तान से, चाइना से निकाल दिए जाएंगे। चाहे सोनम वांगचुक जी का आपने केस देखा हो, उनका कनेक्शन चाइना से निकाल दिया गया था। वो भी पहुंचे थे आपके प्रदर्शन माहौल में जब हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक आंदोलन फेल हो रहे हैं
और आंदोलन करने वाले लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसे दौर में इतनी भारी संख्या में युवाओं का निकलकर जंतर मंतर पर आना ये बताता है कि देश का युवा इस सरकार की दमनकारी नीतियों से डरना बंद कर चुका है। अब इस देश का युवा ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है कि आप चाहे जितना जुल्म कर लें, आप चाहे जितना मर्जी लोगों को बदनाम करके उन्हें आतंकवादी घोषित कर लें, लेकिन इस झूठ की अब हवा निकल चुकी है और इस देश का युवा अपने हक को लेने के लिए तैयार खड़ा है। अक्षय जी, एक और सवाल यहाँ मेरा आपसे है, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं तो आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बिटवीन द लाइंस पढ़ना हमारा काम है। कुछ चीजें हैं जो किसी और तरफ सारी आपका जो पूरा का पूरा ये कल का प्रदर्शन था उसको ले जा रही हैं। जिस तरीके से कुछ पत्रकार चर्चा कर रहे थे कि ऐसा कोई आंदोलन जब होता है तो भाजपा की जो रणनीति रही है तो उसको रोकने के लिए पूरी तरीके से वो काम करते हैं। आप लोगों पर ना वाटर कैनन से बौछार की गई, ना किसी को कुछ हिरासत में लिया गया, बिल्कुल स्मूथ तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को होने दिया गया। तो कुछ लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप भाजपा की बी टीम है और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी या फिर उनके जितने तमाम नेता हैं वो छात्रों से मिल रहे हैं और पेपर लीक के मुद्दे को उठा रहे हैं, उनके वोट बैंक को खिसकाने के लिए आप जो है आप लोगों को सेट किया गया है, सो कॉल्ड, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं कह रही ऐसे इल्जाम आप लोगों के ऊपर है। इस पर क्या आप काउंटर करेंगे? देखिए, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम कोई संगठन भी नहीं है अभी तक, हम सिर्फ युवाओं का एक जमावड़ा है। इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। ये आंदोलन युवाओं का आंदोलन है, युवाओं का था, वो जंतर मंतर पर आकर युवाओं ने उसको प्रदर्शित किया, सिर्फ इतना ही है। दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, उनको इस बात का अधिकार है कि वो आंदोलन करें, हमारा समर्थन करें नहीं करें। हम भी किसी न किसी पार्टी से हमारा जुड़ाव हो सकता है, किसी पार्टी की तरफ हमारा जुड़ाव किसी पार्टी से हो सकता है, लेकिन हाँ, यहाँ मैं ये बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आपके ही एक जो 3 लोग बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था आप लोगों के द्वारा, उनमें से एक का ट्वीट काफी वायरल हुआ कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं और उसके बाबत उन्होंने जो ट्वीट किया था, इसलिए लोग और ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। देखिए, युवा जितने भी लोग नीट एग्जाम के इस लीक होने की वजह से सरकार से नाराज हैं, मुझे लगता है उनमें से ज्यादातर लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद करने वाले लोग होंगे, लेकिन इस व्यवस्था की नाकामी से उनको धक्का लगा है। लोग नाराज हैं और नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन करते हैं, ये कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थक भी हो सकते हैं, कांग्रेस के समर्थक भी हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हो सकते हैं और पार्टियां हैं, सबके समर्थक हो सकते हैं। आपने देखा होगा आज के बहुत सारा संगठन जो है, आपने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में देखा, लोगों ने उस पर भी सवाल उठाया कि कम्युनिस्ट क्यों आए, कम्युनिस्ट ने उनको चलाया। ऐसा नहीं है, सभी पार्टियों के लोग इस धरने प्रदर्शन में शामिल थे और सबका हम लोग धन्यवाद देते हैं। सबको आना चाहिए। युवाओं का आंदोलन, जनता का आंदोलन किसी भी राजनीतिक पार्टी से ऊपर है। जन आंदोलन पार्टियों के आंदोलन से ऊपर होता है। राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए आंदोलन करती हैं, अपना एक लाइन ऑफ एक्शन होता है, उनके अपने मुद्दे होते हैं, उनका अपना एक इतिहास होता है जिनके साथ कोप अप करते हुए उनको चलना होता है। लेकिन जनता अपने मौजूदा मुद्दे पर लड़ रही है, सभी पार्टियों का स्वागत है। सभी पार्टियों ने इसमें योगदान भी दिया और सभी पार्टियां अपने अपने संगठनों में रहते हुए जो कार्यकर्ता हैं वो आंदोलन में शामिल हुए। चलिए अक्षय जी, अब मैं रोहित आपके पास आती हूँ। मेरा अगला सवाल आपसे है कि एक तरफ देश के युवा सड़कों पर आ रहे हैं, जिस तरह से हमने कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन देखा कल, वहीं दूसरी तरफ आपकी जो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस है वो भी पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आपके इन तमाम प्रदर्शनों का सरकार पर कोई प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा? सरकार टस से मस क्यों नहीं हो रही है? जी रोहित जी। निश्चित तौर पे जब हम आपकी बात कर रहे हैं तो हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब जंतर मंतर पे जुटान हो रहा था उस समय आप देखे होंगे कि दीपेंद्र हुड्डा, हमारी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम तरह के हमारे साथी अविनाश यादव और सभी लोग वाटर कैनन की बौछार झेल रहे थे। चाहे छत्तीसगढ़ का बिलासपुर हो या फिर महाराष्ट्र का अमरावती, देश का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोग नहीं लड़ रहे हैं। स्वयं राहुल गांधी जी जो देश के लोकसभा में एलओपी हैं, वो चाहे प्रदीप मेघवाल हो या आकांक्षा चतुर्वेदी हो, उनके परिवार से मिल रहे हैं, उन्हें जो भी राहत दे सकते हैं वो दे रहे हैं।
उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। उन 22 लाख लोगों का असली रिप्रेजेंटेशन जो है विपक्ष अपने अ, एक सकारात्मक सोच के साथ कर रहा है और सरकार को लगातार चेता रहा है कि इससे आप चेतिए, इससे देश बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार की प्रणाली चलेगी तो बहुत ही दुर्गत की स्थिति आ जाएगी। आप याद करिए 2024 का नीट का प्रोटेस्ट, उस समय एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी ने एनटीए के दफ्तर में तालाबंदी की थी। आज भी हम सीबीएसई के हेडक्वार्टर लगातार घेर रहे हैं, लेकिन ये तो सरकार की आत्मबल, उसकी नैतिकता पे सवाल है कि लगातार जो व्यक्ति जो संस्था गड़बड़िया कर रहा है उसमें, क्योंकि इनके आरएसएस के लोग हैं। जैसे अभी मैं देख रहा था कि 14 सदस्यीय जो कमेटी है उसकी जो चेयर कर रही है और जेएनयू की वाइस चांसलर कैसे बनी है, इसकी बैकग्राउंड में हमें नहीं बताना है, क्योंकि देश भर के कुलपतियों का जो नियुक्ति हो रही है वो एक झंडे, तिरंगा के ऊपर जो एक रंगा झंडा है ना, उसको थामने वाले लोगों की हो रही है। तो हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता भी समझ रही है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लोगों में बहुत गुस्सा है। लेकिन अगर ये सरकार नहीं संभल रही है तो वो वक्त दूर नहीं है कि लोकतंत्र में इन्हें धक्का दिया जाएगा, इन्हें बताया जाएगा कि इनकी हैसियत वही है कि 5 साल बाद आपको फिर वापस आना है। और रोहित, इस सरकार की रोहित मैं यहाँ नैतिकता रोहित तो मैं यहाँ रोहित मैं रोकूंगी हाँ, आपको। ये तो एक नेता के तौर पर आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, भाषण आपने नहीं नहीं बहुत अच्छा भाषण दिया, नहीं दे बोला रहा हूँ, ये। नहीं और भाषण मेरी नहीं बात दे रहा हूँ। समझिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके पास क्या प्लान है, किस तरीके से। हम ये सब जान गए कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाती है, सरकार सारी जितनी स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनको अपने कब्जे में लेकर बैठी है। आपके पास प्लान क्या है, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोग भी नेता हैं, पर है तो युवा ही। आप लोग अपने खुद जो आपसे जो छात्र जुड़े हुए हैं उन लोगों को आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं कि आप लोग इस चीज को किस तरीके से आगे ले जा रहे हैं? क्योंकि ये पेपर लीक का मुद्दा बेशक कुछ दिनों में खत्म हो जाए, पर मुझे लगता है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो युवा जो देश ही नहीं पूरी दुनिया का भविष्य है, उनके साथ इस तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है। आपके पास प्लान क्या? अब आगे आप लोगों की कुछ तो रणनीति तय हुई होगी, अब आगे आप लोग यहाँ से क्या करेंगे? देखिए हम बहुत ही प्लान तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस मसले को बहुत ही गंभीरता से उजागर करने का काम कर रहे हैं। हम जनता के बीच जा रहे हैं, हम स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, वहां हम बता रहे हैं कि कैसे एनटीए का चेयरमैन जो सुबोध कुमार सिंह थे, उनको जो लगातार उन पे आरोप लग रहे थे मध्य प्रदेश से लेके और एनटीए तक कि आप पेपर लीक करा रहे हो, उनको आपने छत्तीसगढ़ सरकार का प्रमुख सचिव बना दिया। तो हम सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, हम वाटर कैन की पानी की बौछारें झेल रहे हैं और समय के साथ हम लोकसभा राज्यसभा में भी हमारे नेता इस पे लगातार कार्यस्थल प्रस्ताव भी लाएंगे। और जितना एक जमहूरियत में जिस प्रकार का भी आंदोलन और दूसरी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम उस हर मोर्चे पर लड़ने का मेरा प्रयास अगला कर रहे हैं। सवाल रोहित, मेरा अगला सवाल आप दोनों के लिए एक एक कराऊंगी। पहले मैं आपके पास आती हूँ अक्षय। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसने आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, सिर्फ कुछ यूट्यूब चैनल पर ही आप दिखे। आम लोगों के बीच ये भी चर्चा चल पड़ी है कि जब देश का मुख्य मीडिया आपको गंभीरता से नहीं ले रहा तो देश की जनता आपको विकल्प के रूप में क्यों चुने? इसको आप कैसे काउंटर कर रहे हैं? ये जो छोटा प्रोटेस्ट हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि अभी आंदोलन जारी है और एक इवेंट कल की तारीख में हुआ था। उस इवेंट के कई आउटकम हैं, उनमें से एक आउटकम ये भी है कि वहाँ जितने भी युवा आए थे उनको बिना किसी कॉल के ही उन लोगों ने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी, उनको उल्टे पांव दौड़ा दिया। आप यकीन मानिए इस बात का, और इस तरह की कई वीडियोस आपने ऑनलाइन देखी भी होंगी कि गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगे। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे कि आज आप गोदी मीडिया कह सकते हैं, उस गोदी मीडिया से इस देश का युवा इतना नाराज है कि वो पूरी तरीके से सरकार के सरकारी भोंपू बन चुके हैं। सरकार जो कहती है उसकी एक तरफा बात गोदी मीडिया करती है। तो युवाओं ने उन गोदी मीडिया चैनलों को उल्टे पांव दौड़ा दिया। ये इस बात का संकेत है कि सोशल मीडिया के जमाने में खड़ा हुआ एक संगठन, सोशल मीडिया के माध्यम से खड़ा हुआ एक आंदोलन, और उसमें इस तरह का टर्नआउट होना, इस तरह से लोगों का उसमें जुड़ना, ये इस बात का सबूत है कि लोग वैकल्पिक मीडिया के लिए तैयार हो रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो सरकार के पूरी तरह से नियंत्रण में है और तरीके से तलवा चाटने का काम कर रही है सरकार के, माफी चाहूंगा मैं तल्ख शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे ज्यादा
तल्ख शब्दों का इस्तेमाल अगर कुछ हो पाए तो मैं करना चाहूंगा। गोदी मीडिया ने इस देश को बर्बाद करने में अहम भूमिका, इस देश तंत्र को खत्म करने में गोदी मीडिया का अहम योगदान लिखा जाएगा, इतिहास अगर लिखा जाएगा। ऐसी मीडिया पर भरोसा हमें ना तो है और ना होगा। ऐसी मीडिया से बच के अगर कोई आंदोलन खड़ा हो सकता है तो वो इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो क्या आप ये बातें जो कर रहे हैं इसको इसको कैटर करने के लिए आपके पास कोई प्लान है, कोई प्लान भी है? देखिए, हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचे हैं और जितने भी ईमानदार पत्रकार, जो छोटे चैनल्स हैं, जो सरकारी चारण की गाथा नहीं गाते हैं, किसी तरह से जो है सरकार की तलवे चाटने का काम नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने हमारे इस आंदोलन को, हमारे इस प्रोटेस्ट को कवर किया है। वो सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों तक जिनकी रीच है। और मीडिया चैनल जो जिनको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कह सकते हैं, ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों की उतनी रीच नहीं है जितने हमारे खुद के जो हमारे प्रवक्ता हैं, जो हमारे साथी हैं, उन लोगों की रीच उन सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा होता है सोशल मीडिया पर। तो आप यकीन मानिए उनके पास एक अधिकार है, विशेषाधिकार है कि वो टीवी चैनल में बैठ के अपनी कुछ भी बात कह सकते हैं, जैसा मर्जी वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये मैनिपुलेशन 10 साल 12 साल चल चुका है और इसकी अब कलई खुलनी शुरू हो गई है। लोग इस बात को समझने लगे हैं कि मीडिया में बैठकर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग किस तरीके से सरकार का पक्ष रखते हैं, सरकार के प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे चैनलों का बहिष्कार, जब विरोध प्रदर्शन सरकार के किसी मंत्री का हो रहा है और वो मीडिया उनको बचाने में लगी हुई है और हमारे आंदोलन को बदनाम करने में लगी हुई है, इसमें तरह तरह के आरोप मीडिया की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जो सरकारी जो तंत्र का हिस्सा हैं जो लोग, उन लोगों का आप देखिए तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी सांप्रदायिक संगठन बने हैं वो उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया चैनल उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि ये देशद्रोही हैं। दरअसल ये डर है। भारत की सरकार एक डायन नीति पे चलती है। मैं आपको एक छोटा सा मजेदार बात बताना चाहूंगा। गांव देहात में पहले किसी महिला को डायन कह के पीटने की प्रथा थी। दरअसल ये होता क्या था कि दबे कुचले वंचित वर्ग की जो महिलाएं प्रभुत्ववादी लोगों की बात मानने से इनकार कर देती थी, संघर्ष करती नजर आती थी, उन महिलाओं को डायन बताकर पीट पीट कर मार दिया जाता था, ताकि खौफ पैदा किया जा सके उन वंचित तबकों में कि भाई तुम्हें हमारी बात माननी है। यही काम ये सरकार करती है। जो इस सरकार के खिलाफ बोलता है, ये उसी डायन नीति से उनको जो है बदनाम करते हैं और उनको जेल में डालकर, उनको मार पीट कर, उनको बदनाम करके वो अपना हित साधना चाहती है सरकार। तो इस सरकार का मेन हिस्सा है ये मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। इस मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ भी ये बराबर समानांतर हमारा संघर्ष चल रहा है और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हम वैकल्पिक मीडिया पे हम जाएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जा ही रहे हैं। और आप जैसे कुछ ईमानदार चैनल्स हैं जो दोनों ही पक्षों की बात ईमानदारी से रखते हैं, सरकार का भी पक्ष आप ईमानदारी से रखते हैं और जनता का भी आप पक्ष रखते हैं बहुत ईमानदारी के साथ में, आप जैसे चैनलों को हम लोग बढ़ावा देंगे, आप लोगों के साथ हम लोग बातचीत करेंगे और यही हमारा आगे की रणनीति रहने वाली है। अक्षय, वक्त की थोड़ी कमी है, 2-3 सवाल बच रहे हैं, थोड़ा ब्रीफ में आप मैं चाहूंगी उसका आंसर दे दें। पहला तो ये कि भारतीय राजनीति का जो इतिहास है और आंदोलनों का जो इतिहास है हमारे देश में, तो राजनीति जो है वो बहुत हद तक आप कह सकते हैं, मैं पूर्णतया नहीं कहती हूँ, पर हाँ बहुत हद तक जातिवाद, धर्म, इन सब पर आधारित है यहाँ पर। ऐसे में आपके दीपके जी जो है वो जिस तरीके से अंबेडकर जी की पुस्तक हाथ में लेकर और जब वो एयरपोर्ट पर उतरे और वो जिस तरीके से उसको प्रदर्शित कर रहे थे, ये भी क्या कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा था या फिर क्या कुछ बात हुई है इस पर उनसे? आप लोगों की पहले चर्चा हुई थी? हमारा सिर्फ क्यों किया उन्होंने? शुरुआत से हमारा एक मुद्दा रहा कि पेपर लीक और जो परीक्षा की व्यवस्था है, इसमें जो गड़बड़ियां हैं, जो इसमें घोटाला है, जो भ्रष्टाचार है, इस सिस्टम को सुधारा जाए और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनको सैक किया जाए, क्योंकि वो अयोग्य साबित हुए हैं। हम ये मुद्दा लेकर चले थे। ये सरकार हमसे डरी हुई थी। युवाओं का जो आंदोलन नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, उस तरह के आंदोलनों को देखते हुए हो सकता है भारत सरकार के मन में डर हो कि कहीं युवाओं का ये आंदोलन उग्र रूप ना ले ले, और इसीलिए इस आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से करने का कि हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। हम अपने देश को नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसा नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं युवाओं के मन में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को लेकर भी जो डर बैठ गया है, उस डर को निकाला जाए। तो अब ये है कि जातिवाद और धर्म के और सांप्रदायिकता की जो
हम पे जो आरोप लगाए गए कि ये देशद्रोही हैं या ये लोग जो हैं संविधान को नहीं मानते हैं, ये अनार्किस्ट हैं, या फिर हम पे ये आरोप लगाया गया कि ये इन लोगों की विदेशी फंडिंग हो रही है, इस तरह की चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हमें किस तरह चलना। हम तो सिर्फ एक सिंपल मुद्दा लेके चले थे, युवाओं का गुस्सा है, अब युवा अपना जंतर मंतर पे आके अपनी वो डिमांड करेंगे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दो। जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ता के जो लोग हैं, उन लोगों ने हमको बदनाम करना शुरू कर दिया कि इनके अंदर ये कमियां हैं। तो ये चीज़ें हमें सिखाती हैं। इन्होंने कहा कि आप लोग जो है संविधान को नहीं मानते, तो हम अपना बाबा साहब को लेकर चले हैं साथ में कि देखिए भाई, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम तिरंगा लहरा रहे हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं, हम सिर्फ इस देश के युवा हैं, और इस देश के युवाओं के साथ अगर ये सरकार युद्ध छेड़ती है तो इस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखा हमारे दर्शकों के सामने। एक छोटा सा वो मैं आपसे लेना चाहूंगी। ये बताइए कि कल का जो प्रदर्शन था आपके बाद आप लोगों का, उसको लेकर कोई मीटिंग हुई है दीप्के जी से? क्या कुछ कहा है उन्होंने कि अब आगे आप लोग यहाँ से किस तरीके से चीजों को कैरी फॉरवर्ड करेंगे? सच बताऊं तो अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। दीप्के जी आंदोलन के तुरंत बाद अपने घर चले गए थे, क्योंकि वो 20 घंटे की यात्रा करके आए हैं, जेट लैग भी है, तो वो शायद आराम कर रहे होंगे। और इसके बाद आज शाम तक या कल सुबह अगर इस तरह की कोई चर्चा आगे होती है तो वो आप लोगों को प्रेस। अब फिर हम आपसे बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ हुई है कि सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में मिलियंस की भीड़ जुटाना जितना आसान है, वैसे तो अक्षय जी इसको काउंटर कर रहे हैं, पर सबका मानना है कि जमीन पर हकीकत का एक मजबूत ढांचा खड़ा करना उतना ही मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है। कल जंतर मंतर पर भीड़ भले ही कम थी, अनुभव की कमी थी और अव्यवस्था भी साफ थी, लेकिन उस कम भीड़ के पीछे छिपा युवाओं का जो आक्रोश था वो बेहद असली है। चाहे वो पेपर लीक को लेकर हो या फिर अपने भविष्य को लेकर व्यवस्था और मुख्य धारा की राजनीति इस आक्रोश को ब्लैकआउट करके या फिर इसे किसी की बी टीम बताकर नजरअंदाज तो कतई नहीं कर सकती, लेकिन इसे बेशक नजरअंदाज कर सकती, लेकिन खत्म नहीं कर सकती। इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं के शांत दिख रहे समंदर में ऐसा कोई अनरेस्ट पैदा हुआ है तो उसने बड़ी बड़ी सत्ताओं के तख्त हिला दिए हैं। अब देखना यही होगा कि ये जेनजी आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया की एक रील बनकर रह जाता है या फिर आने वाले वक्त में देश की सियासत के लिए एक बड़ा सबक बनता है। आज बस इतना ही। आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल। नमस्कार।